14 मार्च 2025 की रात को दिल्ली के लुटियंस जोन में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में अचानक आग लग जाती है। अब जस्टिस वर्मा उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके परिवार ने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया। रात 11:35 पर फायर डिपार्टमेंट को कॉल गई और 11:43 पर दमकल की गाड़ियां वहां पहुंच गई। आग एक स्टोर रूम में लगी थी, जहां स्टेशनरी और कुछ घरेलू सामान रखा था। 15 मिनट पर आग पर काबू पा लिया गया। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहां से शुरू होती है। जब फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई तो स्टोर रूम में कुछ ऐसा मिला जिसने सबको चौंका दिया। वहां 4-5 बोरियां थी और उनमें अध जले नोटों के ढेर थे। जी हाँ, नकदी भारतीय करेंसी जो आग में जलकर मलबे में तब्दील हो चुकी थी। अब सवाल उठा कि एक हाई कोर्ट जज के घर में इतनी नकदी कहां से आई और ये कितनी थी। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये रकम 15 करोड़ रुपए तक हो सकती है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब जरा जानते हैं कि ये जस्टिस यशवंत वर्मा है कौन। इनका जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से बीकॉम किया और फिर मध्य प्रदेश के रीवा यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री ली। 1992 में वकालत शुरू की और इलाहाबाद हाई कोर्ट में संवैधानिक, कॉर्पोरेट, टैक्सेशन जैसे बड़े मामलों में पैरवी की। 2012-13 में ये उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता रहे और 2013 में सीनियर एडवोकेट बने। फिर 2014 में इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज बनाया गया और 2021 में इनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ। यहाँ ये दूसरे सबसे सीनियर जज थे और कई बड़े केस में फैसले भी सुनाए, जैसे कांग्रेस के टैक्स मामले और दिल्ली शराब नीति केस की मीडिया रिपोर्टिंग का मुद्दा हो। लेकिन अब ये खुद विवादों में है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। आग और नकदी की खबर फैलते ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हरकत में आया। 20 मार्च को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई में एक आपात बैठक बुलाई और फैसला लिया गया कि जस्टिस वर्मा को उनके मूल कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस ट्रांसफर किया जाए। लेकिन अगले ही दिन 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ट्रांसफर काफी नहीं है। सीजेआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय से इस मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट मांगी। साथ ही जस्टिस वर्मा से कुछ सवाल पूछे गए कि ये नकदी कहां से आई, इसका सोर्स क्या है और 15 मार्च की सुबह इस मलबे को किसने हटाया। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और 21 मार्च को सीजेआई को सौंप दी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि स्टोर रूम गार्ड रूम के पास था, जहां सीआरपीएफ के जवान तैनात थे और आग के बाद कुछ मलबा हटा दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तो यह था कि जस्टिस वर्मा ने इस पूरे मामले को ही साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि यह नकदी उनकी नहीं है और स्टोर रूम उनके घर का हिस्सा भी नहीं है। अब आते हैं लेटेस्ट अपडेट पर। 22 मार्च को सीजेआई ने एक बड़ा कदम उठाया। जस्टिस वर्मा से सारे जुडिशियल वर्क छीन लिए गए, यानी अब वो कोई केस नहीं सुन सकते। साथ ही एक 3 जजों की कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की इन हाउस जांच करेगी। फिर 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला लिया। इस मामले से जुड़े सारे दस्तावेज, फोटो, वीडियो और जस्टिस वर्मा का जवाब सब कुछ अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी पारदर्शिता दिखाई है। इन दस्तावेजों में अर्धजले नोटों की तस्वीर भी है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। साथ ही सीजेआई ने जस्टिस वर्मा को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपना फोन ना तोड़े, चैट या डेटा डिलीट ना करें, यानी सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का विरोध किया है और कहा है कि हम कूड़ा घर नहीं है। अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले को लेकर देश के लोग क्या सोच रहे हैं। एक्स पर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ यूजर्स का कहना है कि यह मामला न्यायपालिका की साख पर धब्बा है। एक यूजर ने लिखा, जज यशवंत वर्मा के घर नोटों का ढेर मिला और ट्रांसफर को सजा बता रहे हैं, ये तो लीपापोती है। दूसरा यूजर बोला, न्यायपालिका पर भरोसा डगमगा रहा है, भ्रष्टाचार के आरोपों से सिस्टम की पोल खुल गई है। वही कुछ लोग इसे साजिश मान रहे हैं और एक ने लिखा, जस्टिस वर्मा सही कह रहे हैं, यह उन्हें फंसाने की चाल हो सकती है। लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा है। एक यूजर ने कहा, निचली अदालतों में रिश्वत का काम आम है, अब हाई कोर्ट तक की यह हाल है, जनता का विश्वास कैसे बचेगा। दूसरी तरफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के कदम की तारीफ कर रहे हैं।
एक पोस्ट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता दिखाई, ये भरोसा बहाल करने की कोशिश है। दोस्तों, इस मामले ने एक बार फिर सवाल उठाया है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था पर भरोसा कम हो रहा है। जब एक जज पर ऐसे आरोप लगते हैं तो आम आदमी सोचने लगता है कि अगर जज ही ईमानदार नहीं तो इंसाफ कौन देगा। एक्स पर लोग कह रहे हैं कि निचली अदालतों में पहले से ही भ्रष्टाचार की शिकायतें थी, लेकिन अब हाईकोर्ट तक ये बात पहुंचने से जनता का भरोसा डगमगा गया है। एक यूजर ने लिखा, कॉलेजियम सिस्टम की अपारदर्शिता ही ऐसी घटनाओं को जन्म देती है। इसका असर गहरा है। अगर लोग कोर्ट से उम्मीद छोड़ देंगे तो कानून का डर ही खत्म हो जाएगा। समाज में अराजकता बढ़ सकती है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसे ठीक कर पाएगा। तो कोर्ट को अब क्या करना चाहिए? पहला, इस मामले की जांच तेज करनी होगी और सच को जल्द से जल्द सामने लाना होगा, चाहे जस्टिस वर्मा दोषी हो या निर्दोष। दूसरा, जजों की नियुक्ति और निगरानी में पारदर्शिता लानी होगी। कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं तो इसे सुधारने की जरूरत है। तीसरा, कोर्ट को जनता से सीधे जुड़ना होगा। हर फैसले की जानकारी, हर जांच की प्रोग्रेस पब्लिक करनी होगी, जैसा इस बार किया गया है। और कोर्ट क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने पहला कदम ये उठाया है कि जस्टिस वर्मा के जुडिशियल काम छीन लिए हैं। 3 जजों की कमेटी बनाई है और सारे सबूत पब्लिक कर दिए हैं। ये पारदर्शिता एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन लोगों का भरोसा तभी लौटेगा जब जांच का नतीजा आएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आगे इस मामले में क्या होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर जस्टिस वर्मा पर आरोप साबित हुए तो उनके खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। भारत में आज तक किसी जज को महाअभियोग से हटाया नहीं गया है। दूसरी तरफ कुछ का मानना है कि ये सब कुछ एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि ये मामला न्यायपालिका की साख पर सवाल उठा रहा है। तो दोस्तों, ये थी जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले की पूरी कहानी। 14 मार्च की आग से लेकर 23 मार्च 2025 तक की हर अपडेट और एक्स पर लोगों की राय। आपको क्या लगता है, ये साजिश है या सच में कुछ गड़बड़ है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हाँ, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।